डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स DAV PG कॉलेज सीवान पोस्टेड हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑडिटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि M.Com सेमेस्टर 2 में और B.Com पार्ट 1 दोनों 1 में ऑनर्स पेपर ग्रुप में दोनों में ये चीज़ को है। ये सिलेबस के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रायः हर साल एग्ज़ाम में इससे रहता ही रहता है। ऑडिटिंग, सबसे पहले ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ हिंदी में बोला जाए तो अंकेक्षण कहलाया जाता है। अंकेक्षण ऑडिटिंग अंकेक्षण कहलाता है। अंकेक्षण शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि अंकेक्षण मीन्स क्या होता है? अंकों का निरीक्षण। अंकों का निरीक्षण मतलब होता है, अंक से यहाँ मतलब हो गया हिसाब किताब और निरीक्षण से मतलब हो गया जांच, यानी हिसाब किताब की जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। यानी सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग। अब सवाल उठता है कि ऑडिटिंग जो शब्द है, ऑडिटिंग शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ऑडिटिंग वर्ड जो ऑडिट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ऑडियर से लिया गया है। ऑडियर जिसका मतलब होता था टू हियर, सुनना। तो पहले को उस समय के समय में जो था, उस समय के था हिसाब किताब जो है एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा रखा जाता था, जिसको सामान्यतः मुनीम के नाम से वगैरह जाना जाता था। जब कोई व्यापारी या जब कोई संस्थान का मालिक अगर किसी हिसाब किताब के बारे में जानना रहता था तो वो या पता करना रहता था तो एक विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति करता था और उससे पूछता था। वो बताता था कि हाँ, हिसाब किताब की स्थिति क्या है, और वो जांच कर बताता था कि हिसाब किताब में क्या स्थिति है वो चीज़ को। तो विशेषतः जो होता है ऑडिटिंग का मतलब होता है आपको जांच करके बताना। आज जब मतलब 1494 में 1494 में जब डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार हुआ था लुकास पेसियोली द्वारा, तो उस समय जो है वो अकाउंटिंग का जो स्कोप जो होता है, कार्य क्षेत्र जो होगा बहुत विस्तृत हो गया है। और उन्होंने अकाउंटिंग्स के कैसे बनाया जाता, कैसे उसके नियम कानून, साथ ही साथ उन्होंने जो है वो ऑडिटर का भी जो है वो पूरा उसका अधिकार कर्तव्य वगैरह का भी व्याख्या किया। तो पहले ज़माने में जहाँ तक था कि केवल मतलब क्या था, हिसाब किताब की जानना ही था, बतलाना ही रहता था, जो कि आज उसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होकर हिसाब किताब की न केवल जांच करना बल्कि उनको ये भी देखना होता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी स्टैट्यूट कंपनी जो भी अधिनियम में बनाया गया उसका पूरी तरह से प्रावधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ को है। हाँ, जैसा कि में लिखा भी हुआ है कि द वर्ड ऑडिट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स टू हियर। ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि ये जो ऑडिट वर्ड जो है वो कहाँ से गया? लैटिन वर्ड ऑडियर से लिया गया, जिसकी उत्पत्ति हुआ है, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना होता है। उन दिनों में बोलता है वेन एवर ट्रेडर इन दोज डेज वेन एवर ट्रेडर सस्पेक्टेड फ्रॉड इन हिज माइंड अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स he appointed a person to hear the accounts from the accountant and gives his opinion about its correctness। उस समय जो था, जब कोई व्यापारी को ये संदेह होता था कि अकाउंट के संदर्भ में संदेह होता था, तो एक व्यक्ति की नियुक्ति करता था जो वो अकाउंटेंट से वो बता सके कि और अपना वो वो ठीक है, और अपना राय जो है वो करेक्टनेस के संबंध में जो भी सही, कहाँ तक सही है उसके विचार में वो आया गया। उस समय जो था ऑडिटिंग का मतलब था, ऑडिटिंग एट द टाइम वाज कैरिड आउट टू लोकेट फ्रॉड्स एंड एरर्स। ऑडिटिंग जो उस समय जो था उसका उद्देश्य क्या था कि जो भी फ्रॉड और एरर है, फ्रॉड मतलब जो होता है कपट और जो अशुद्धि रहता है उसको केवल पता कर लेना था और मालिक को बता देना था, उसको बता देना था, जो है नियुक्तकर्ता को बता देना था। लेकिन जब इंट्रोडक्शन जो हुआ डबल एंट्री सिस्टम, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बाय लुकास पेसियोली इन 1494, लेकिन जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, 1494 में लुकास पेसियोली द्वारा उन्होंने क्या किया? ही डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। उन्होंने अब उसका कर्तव्य और जो जिम्मेदारियाँ हैं, दायित्व हैं, वो अंकेक्षक का उसने व्याख्या किया, अलॉन्ग विथ प्रोसीडर, रिकॉर्डिंग प्रोसीडर, मेथड्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एक्सेट्रा। जी,
साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अकाउंटिंग प्रक्रिया क्या होगी, मेथड्स क्या होगी, और साथ ही साथ सिद्धांत कौन कौन से प्रिंसिपल्स लागू होंगे। इस तरह से वो इज द स्कोप ऑफ द वर्ड ऑडिटिंग जो है, जो ऑडिटिंग का जो कार्य क्षेत्र जो था, हैज़ बीन इन्हांस्ड, बढ़ा काफ़ी विकसित कर दिया गया, एंड इंक्लूड्स अदर इश्यूज, और उसमें वो सभी बातें भी शामिल किया गया है पर्टेनिंग टू करेक्टनेस ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स के सत्यता और उसके ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता को वो व्यक्ति करता है जांच करता है। एट प्रेजेंट ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन डेटा। ऑडिटिंग जो है उसमें जो वर्तमान में जो परिभाषित किया गया है वो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन डेटा, जो भी एग्जामिनेशन है ना, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज by collecting evidence and evaluating the same for verifying whether whether the accounting records truly and properly reflect all the transaction and give a true and fair view of the state of affairs। इसका मतलब यही है कि अकाउंट्स जो है वो परिभाषित किया गया सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, जो भी आंकड़े हैं, जो स्टेटमेंट विवरण हैं, या जो भी रिकॉर्ड्स लिखे हैं, और जो परफॉर्मेंस है, वो जो भी संस्थान का परफॉर्मेंस है उसकी जांच करता है। कैसे जांच करता है? तो बाय कलेक्टिंग एविडेंस, जो भी साक्ष्य एविडेंस, जो भी साक्ष्य है उसको इकट्ठा करके, एंड इवेल्युएटिंग द सेम, और उसको जो है वो समीक्षा करता है, मूल्यांकन करता है, फॉर वेरीफाइंग, सत्यापन करने के लिए कि वेदर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रूली एंड प्रॉपरली रिफ्लेक्ट, जो सही रूप से और उचित रूप से वो प्रदर्शित करते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी लेन देन है उसको सही से प्रदर्शित करते हैं, एंड गिव एन ट्रू एंड फेयर व्यू, और उसके व्यू ऑफ स्टेट अफेयर्स, और जो भी स्थिति विवरण है उसके संदर्भ में सही और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऑडिटिंग की तो डिफिनेशन ऐसे अलग अलग व्यक्तियों ने कई प्रकार से दी है, जो अलग अलग तरह से है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन को दिया गया हुआ है, ठीक है, जिसमें मुख्यतः स्पाइसल पेगलर का है। ऑडिट जो कहा गया मे बी सेड टू बी सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वॉचर ऑफ द बिजनेस एज वेल एज इनेबल द ऑडिटर to report whether he is satisfied that the balance sheet is properly drawn up and up to so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and that the profit loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period according to the best of information explanation given to him and as shown by the books, and if not report in the what respect he should also। इसमें यही कहा गया, स्पाइसर पेगलर ने, यही महोदय ने कहा है कि ऑडिट को बोलता ऐसा एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जो भी हिसाब किताब उसको एक ऐसी जांच है, एंड वाउचर, जो वाउचर मतलब जो होता है जिसके मदद से हम लोग जांच करते हैं, वैसे दस्तावेज जिसके मदद से हम लोग जांच करते हैं वो होता है। और बिजनेस जो एज विल इनेबल द ऑडिटर, जो अंकेचक, जो हिसाब किताब जो जांच करता है ऑडिटर, उसको ये इस समर्थ बनाता है टू रिपोर्ट, उसको सूचित कर सके कि वेदर ही इज सेटिस्फाइड है, वो कहाँ तक संतुष्ट है, द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप, और जो भी बैलेंस शीट बनाया गया है वो कहाँ तक सही है, उचित है, सो एज टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और बता रहा है कि जो भी स्थिति विवरण बनाया गया वो कहाँ तक सत्य और उचित चित्र प्रस्तुत करता है, एंड दैट प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट लॉस, और बता रहा है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो कहाँ तक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है फॉर द फाइनेंशियल पीरियड, यानी जो लाभ हानि ज्ञात किया गया है प्रॉफिट लॉस से वो कहाँ तक सही है और सत्य है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू, जो उनको सूचना दिया गया है और जहाँ तक उसको स्पष्टीकरण दिया गया उसके मुताबिक जो प्रॉफिट लॉस जो दिखाया गया है बुक्स में वो कहाँ तक सही है। अगर वो इफ़ नॉट टू रिपोर्ट, अगर ऐसा नहीं है वो रिपोर्ट इन
इन व्हाट रिस्पेक्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो संतुष्ट नहीं है जो भी दिखाया गया स्थिति विवरण में बैलेंस शीट में जो दिया गया है, इस संबंध में जो रिपोर्ट किया गया है या प्रॉफिट लॉस में जो लाभ हानि नहीं बताया गया है, अगर वो सही नहीं है तो उसको अपने रिपोर्ट में बताना पड़ता कि वो कहाँ तक संतुष्ट नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में उन्होंने आगे कई ने मोंटगोमरी हैं महोदय है, जे.आर. बाटली बॉय हैं, उन लोगों ने भी डिफिनेशन दिया है जो कि है मोंटगोमरी महोदय के अनुसार ऑडिटिंग इज ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस और अदर organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof. उन्होंने ये भी बोला कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। होता वही बात बोला गया है कि ऑडिटिंग जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक जांच है। अब किसका, बुक्स और रिकॉर्ड्स का, बिजनेस के जो है ये है या जो भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्डर टू असर्टेन, यह पता करने के लिए और वेरीफाई सत्यापित करने के लिए, एंड टू रिपोर्ट अपॉन, उस पर रिपोर्ट करने के लिए कि फैक्ट्स रिगार्डिंग इन द फाइनेंशियल ऑपरेशन, जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशन में जो फैक्ट्स दिया गया है, एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो भी रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग में वो बताता है कि कहाँ तक सही है इस चीज़ को रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसे बाटली बॉय महोदय ने भी डिफिनेशन दिया है जो कि इसमें है, लिखा हुआ है, उसके लिए अलग से मैं नोट्स अपलोड कर दिया है कॉलेज के साइट पे, उससे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ये इसको फाइनली हम लोग कंक्लूजन करेंगे। फ्रॉम द अबव डिफिनेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, जो भी ऊपर डिफिनेशन दिया गया है, जो भी ऊपर फैक्ट डिस्क्राइब किया गया है, इसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि ऑडिटिंग इज द चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटिंग जो है वो क्या है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको जांच करता है, एंड इट रिपोर्ट्स टू द क्लाइंट, और जो भी क्लाइंट है उसको वो सूचित करता है रिपोर्ट के माध्यम से कि डैट की ए, पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो दे रहा है, क्या देता है, गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द फाइनेंशियल पीरियड। जो भी फाइनेंशियल पीरियड है उसके रिगार्डिंग में जो भी प्रॉफिट लॉस निकाला गया है वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है, वो उचित रिजल्ट परिणाम दे रहा है, ये चीज़ को है। दूसरा जो है, द बैलेंस शीट प्रॉपर्ली ड्रॉन अप, जो बैलेंस शीट है वो उपयुक्त ढंग से, उचित ढंग से बनाया गया है, सो एज टू गिव ए, इस ढंग से बनाया गया है कि गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न। जो भी संस्थान है उसकी स्थिति विवरण को सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो मुख्यतः ऑडिटिंग का मतलब होता है वो जांच करना होता है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स है, जो वाउचर मीन्स होता है जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके सपोर्टिंग, जिसके थ्रू, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग जांच करते हैं उसको वाउचर बोलते हैं, ये चीज़ को होता है, जिसको प्रमाणक बोला जाता है। ठीक नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग में इस चीज़ को है, ये होता है कि बोलते कि ऑडिटिंग क्या है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी स्टेटमेंट्स है, उसको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, जो दस्तावेज, जो साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, उसकी मदद से जांच करना होता है। और मुख्यतः यह बताना होता है कि जो भी बैलेंस शीट जो बनाया गया है वो सही ढंग से बनाया गया है कि नहीं, और सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया गया है और जो उसके थ्रू जो लाभ हानि निकाला गया है, प्रॉफिट लॉस निकाला गया, वो कहाँ तक सही है कि नहीं है। जो भी उसमें जो भी रूल्स वगैरह जो बनाया गया है, चाहे वो एक्ट में हो, चाहे जो भी मतलब अदर स्टैट्यूट में हो, उसके अनुरूप वो पहलू किया गया, पालन किया गया कि नहीं किया है। तो इन सब को देख कर जाँच किया जाता है, ये चीज़ को होता है। तो ऑडिटिंग का मतलब ये है। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट, दूसरा पोर्शन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य जिसको बोलते हैं, ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम ऊपर डिफिनेशन, अगर परिभाषा को देखेंगे तो ऑडिटिंग का उद्देश्य यही होता है कि जांच करना है, और जो भी जितने भी एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग में उसको बताना कि कहाँ तक सही है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, करेक्ट कहाँ, कितना सही है, इसकी रिगार्डिंग बताना क्या। ठीक है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग वगैरह में इसमें बताया गया है कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स कंसर्न विथ अकाउंटिंग। बोलता है कि जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ऑडिटिंग का क्या होता है, टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंसर्न विथ अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जांच करना, सो डैट, इस ताकि देयर ट्रूथनेस एंड कंप्लीटनेस कैन बी जस्ट, इस ढंग से मतलब सो डैट, ताकि उसका जो सत्यता है और जो पूर्णता है वो उसकी जांच किया जा सके।
मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो संबंधित है उसकी जांच करना कि कहाँ तक वो सत्य है और कंप्लीट है। हाउ एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट में बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये तो मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा उसी के इस हिसाब से देखा जाए तो ऑडिटिंग के क्या हुआ, मुख्यतः 3 चीज़ को बांटा, उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जिसको मेन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मुख्य उद्देश्य बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग सहायक उद्देश्य बोलते हैं। मुख्य उद्देश्य को पूर्ति करने में जो भी आवश्यक होता है वो सहायता करता है, वो उद्देश्य वो सहायक उद्देश्य होता है। इसके अलावा भी अन्य उद्देश्य हैं जिसको अदर ऑब्जेक्ट होता है। तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी यानी मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, और तीसरा हो गया अदर ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में बताया गया द प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग आर एज फॉलोज। जो मुख्य उद्देश्य जो ऑडिटिंग का है वो इस प्रकार से है। पहला, टू चेक द अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, स्टेटमेंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया था कि ऑडिटिंग का जो क्या होता है, मुख्य उद्देश्य में क्या आएगा, पहला आता है टू चेक द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसकी जांच करना विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। कैसे होता है, तो इसकी सहायता से, तो बोलता है वाउचर्स, स्टेटमेंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। जो भी वाउचर है, स्टेटमेंट है या अन्य कोई भी दस्तावेज है, उसकी मदद से वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को जांच करना कि कहाँ तक वो सही है, सत्य है। दूसरा होता है जो रिकॉर्ड है वो भी देखना कि सत्य है, कैसे होगा, तो वेरीफाई करना पड़ेगा। टू वेरीफाई द वाउचर्स, स्टेटमेंट्स और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसकी सहायता से जो डॉक्यूमेंट या जो वाउचर स्टेटमेंट की मदद से हिसाब किताब की जांच करना है, तो उस वाउचर को भी प्रामाणिकता को भी, जो उसका प्रामाणिकता जो ऑथेंटिसिटी को भी टेस्ट करना होता है कि वो जो दिया गया है, वो जो उसके साथ जिसके भरोसे जांचा जा रहा है वो कहाँ तक सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो वही सेकेंड पॉइंट में है, टू वेरीफाई द वाउचर्स, स्टेटमेंट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जो भी मतलब वाउचर है, स्टेटमेंट है, अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करना, सत्यापित करना कि वो सही है कि नहीं। तीसरा जो आता है, टू चेक द अकाउंट्स आर कंप्लीट, ऑथेंटिक एंड एज पर लॉ। ये भी देखना होता है कि जो भी अकाउंट्स बनाया गया है वो पूर्ण है कि नहीं, ऑथेंटिक प्रमाणिक है कि नहीं, और नियम के अनुसार है कि नहीं। नियम में जो भी हो गया, जो विधान बनाया गया उसके अनुसार, कंपनीज एक्ट या अदर जो भी हो गया। फोर्थ में आ जाता है, टू ascertain whether बैलेंस शीट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। ये बताना कि जो बैलेंस शीट बनाया गया है गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। बोलता है किसी फाइनेंशियल पीरियड के अंत में, जो कि सामान्यतः 31 मार्च माना जाता है जी में, उसके अंत में जो कंसर्न का, जो संस्थान का जो स्थिति विवरण जो बनाया गया है, जो बैलेंस शीट बनाया गया है, वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ये पता लगाना। पांचवा जो अंत है, टू ascertain whether the profit loss account has been drawn according to law and gives a true and fair view of the concern। ये भी सेकेंड जो है, तो इसमें पता लगाना होता है कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाया गया है वो उपयुक्त ढंग से, उचित ढंग से बनाया गया कि नहीं, और जो प्रॉफिट लॉस जो निकाला गया है, ठीक है नहीं, ये प्रॉफिट लॉस निकाला गया वो कहाँ तक सत्य और उचित है। और ये भी बताया गया कि ये जो भी प्रॉफिट लॉस बनाया गया वो जो फॉर्मेट है या जो भी स्टैट्यूट है, जो कानून बनाया गया, नियम जो बनाया उसके अनुरूप है कि नहीं है, और प्रॉफिट लॉस जो निकाला गया है वो कहाँ तक सही है और उचित है कि नहीं। ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। एक ऑडिटिंग के मुख्यतः 5 उद्देश्यों में बांटा गया है, ये चीज़ को है। अब उसके बाद ये अब सवाल उठता है कि पांचों को उद्देश्य को पूरा करना है तो उसके रिगार्डिंग में क्या होता है, ये तभी संभव है ना, पांचों। अब ऑडिट हिसाब किताब तो तभी सही होगा, ये स्टेटमेंट सही तभी जांच होगा, सही हो जाएगा जब उसमें कोई गलतियां ना हो। ये गलतियां जो होता है, गलतियां, अब ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, तो गलतियां होनी स्वाभाविक है। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग के, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के दरमियान में, रिकॉर्डिंग प्रोसेस के दरमियान में मनुष्य तो गलती हो जाती है, रिकॉर्डिंग के दरमियान में अगर कुछ गलतियां हो पाई जाती है तो सबसे पहली बात है उसको हम लोगों को पता करना, उसको रोकना, ये चीज़ होता है। तो गलतियों को बोलता है कि 2 भागों में बांटा गया। एक होता है वैसी गलतियाँ जो अनजाने वश होती हैं, जिसमें हम जानबूझ कर नहीं करते, अनजाने में हो जाती है, भूलवश गलतियाँ हो जाती है, जैसे छूट जाना, गलत लिखा जाना, ये चीज़ को हो गया, ये चीज़। और दूसरा जो मिस्टेक यानी गलतियाँ जो होती है वो जानबूझ कर होता है, जानबूझकर, जिसको हम लोग पेनल, इसके लिए पेनल प्रोविजन, दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है, जिसको हम लोग फ्रॉड बोलते हैं, कपट बोलते हैं। यानी मिस्टेक 2 हो गया, एक हो गया आपका
अनजाने में, जिसको हम लोग एरर बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं, और एक होता है जानबूझकर, जिसको हम लोग फ्रॉड बोलते हैं, कपट बोलते हैं। तो जब तक जो भी हिसाब किताब से जब तक ये गलतियां को ढूंढ कर उसको समाप्त ना किया जाए, उसको पता लगा कर नहीं किया जाए, तब तक हिसाब किताब, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं हो सकता। अतः प्राइमरी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के क्रम में कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी होते हैं, सहायक उद्देश्य भी होते हैं, जो कि ये सब हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट तो बोलता है कि वाइल परफॉर्मिंग हिज मेन टास्क द ऑडिटर मस्ट वेरी सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द अकाउंट्स आर नॉट इनकरेक्ट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बोलता है जब हम मेन टास्क को, जो ऑडिटर का ऊपर जो दिया गया था प्राइमरी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग जब करते हैं, करते समय ये हम अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है कि जो अकाउंट जो है वो बना हुआ है वो इनकरेक्ट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड एरर, जो भी कपट है या जो भी अशुद्धियाँ उसकी वजह से गलत गलत नहीं है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट आर, इस क्या होगा, पहला डिटेक्शन ऑफ एरर्स, यानी हो गया अशुद्धियों को पता लगाना। दूसरा होगा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जो भी छल कपट है उसको पता लगाना। और तीसरा सिर्फ पता ही लगाना बल्कि उसको रोकने की व्यवस्था करना, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, जो अशुद्धि और जो फ्रॉड है उसको रोक लगाना। ठीक है, तो हम लोग, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में डिटेक्शन ऑफ एरर से एरर्स की बात हो गई है, तो एरर को हम लोग पता लगाना होता है। तो एरर जो होता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि एरर वैसे चीज़ को बोलते हैं जो अनजाने में हो जाती है, भूलवश हो जाती है। ठीक है, ये जानबूझकर नहीं किया था, वैसी गलतियाँ जो अनजाने वश, मिस्टेक जो होता है वैसे मिस्टेक जो अनजाने में हो जाती है। ठीक है, ये तो इसमें एरर को हो गया, तो उसमें लिखा कमिटिंग एरर, जैसा कि लिखा भी हुआ है, कमिटिंग एरर इज ह्यूमन नेचर। बोलता है कि जो गलतियां होना वो मानवीय स्वभाव है, नेचर में ही है। नो मैटर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हाउ केयरफुली द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड। बोलता है कि कितना भी मतलब सावधानी पूर्वक भी एम्प्लॉय काम करें ही क्यों नहीं करें, और हाउ मच इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज, और चाहे कितना भी इंटरनल कंट्रोल ही क्यों न एक्सरसाइज किया जाए, द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बोला कि भाई जो वो भी बोलता है कि जो एरर है, जो अशुद्धियाँ हैं, उसकी संभावना को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दस इस प्रकार द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड आउट द एरर इन अकाउंटिंग एंड मेंशन द सेम इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसलिए बोलता है कि जो ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्ट है, ये बताना, पता लगाना है कि कहाँ तक जो अकाउंटिंग में है वो कहाँ मतलब गलतियाँ हैं, और उसको अपने रिपोर्ट में, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन, व्याख्या करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है। जनरली जो सामान्यतः जो जनरली एरर कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। बोलता है कि जो भी एरर है उसको निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। जिसमें पहला आता है आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में होता है भूल चूक की अशुद्धियाँ। ये बोलता है वैसे गलतियाँ होती हैं जो भूलवश लिखना से ही छूट जाता है, मतलब किसी कारण से माइंड में डिस्टर्ब होने की वजह से, या किसी कारण से जो होता है, अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री ही नहीं कर पाते हैं, भूलवश छूट जाता है, तो उसके लिए होता है, तो उसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, ये जैसे बोला भी, वेन एन एंट्री इज नॉट बी रिकॉर्डेड और लेफ्ट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीटली और पार्सली, या तो पूर्ण रूप से या पार्ट रूप से अगर नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता पाता है, छूट जाता है, तो उसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है, भूल चुकी गलतियाँ कहलाता है। तो बोलता है, सवाल उठता है कि ऐसी जो गलतियाँ हैं, बोलता है सच टाइप ऑफ एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। बोलता है कि इस प्रकार की जो गलतियां हैं उसको पता लगाया जा सकता है ओनली बाय इंटेंसिव चेकिंग। उसके लिए गहन विस्तृत जांच करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम लोग आसानी से इसको पता लगा सकते हैं। ठीक नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल है, ए ट्रेडर परचेज गुड्स फॉर ₹500। एक व्यापारी ने 500 रुपये का गुड्स खरीदा है, ठीक है, माल खरीदा है, बट इट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, परचेज बुक, लेकिन ये परचेज बुक में लिखना ही भूलवश छूट गया है, तो इसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन के श्रेणी में रखेंगे। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में होता क्या होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं। पहला गलती एरर ऑफ कमीशन में लिखना ही छूट गया। दूसरा में एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, लिखाता है लेकिन गलत लिखा जाता है, अमाउंट गलत हो या कहीं दूसरी जगह लिखा गया हो, ये सब चीज़ आता है। व्हेन एनी रिकॉर्ड इज इंटर्ड रॉन्गली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीटली और पार्सली। बोलता है जब कोई रिकॉर्ड जो होता है बुक्स में जो होता है, या तो पूरा या पार्शली आंशिक रूप से हो जाता है, ठीक है, गलती लिखा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। इसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन, गलत लेखे की अशुद्धियाँ कहलाएगा।
इट इज़ ऑल्सो डिटेक्टेड बाय इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं विस्तृत, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन जो बुक्स में अकाउंट्स एंट्री किया गया उसको हम लोग देख कर जाँच करके हम लोग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि एक मशीनरी परचेज फॉर ₹53,500, एक मशीन जो है कि 53,500 में खरीदा गया था, वाज रिकॉर्डेड रॉन्गली इन द बुक्स ₹55,300, लेकिन गलती से उसको बुक्स में क्या हो गया, 53,500 की जगह पे 55,300 लिखा गया। तो ये हम लोग लिखाया तो है लेकिन गलत लिखा गया, अमाउंट वगैरह इस समय है, तो इसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन करेंगे। सी में तीसरा में आता है क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर जो होता है वो कलर की गलतियों से होता है, अमाउंट में जीरो छूट जाना, ये सब करना, ये सब नहीं। वेन देर इज अ मिस्टेक इन पोस्टिंग द एंट्री, जब बोलता है कि कोई बोलता है गलतियां जो होता है पोस्टिंग करने में, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, एक लेजर से दूसरे लेजर में लिखने में अगर पोस्टिंग में बोलता है कि कोई गलती होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लरिकल एरर बोलेंगे, लिप की गलतियां बोला जाएगा। डी में आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये वैसी गलतियां होती हैं जो भी सिद्धांत की जानकारी नहीं होने का होता है। सामान्यतः जो रिकॉर्ड करता है क्लर्क जो रिकॉर्ड करता है, सिंपल जो ऑडिटर करता है, उसको अकाउंटिंग नॉलेज का डेप्थ नॉलेज नहीं होता, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं होता है, ठीक नहीं है। तो वैसी स्थिति में अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं जानकारी होने की वजह से वो बुक्स में एंट्री वो करता है उसको। तो ऐसे जो एरर होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, सामान्यतः होता है कि आपको कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम के बीच में क्लियर डिफरेंस नहीं होने के कारण होता है जी। रेवेन्यू वाला आइटम अगर कैपिटल आइटम में मतलब कैपिटल आइटम मानकर यानी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू आइटम को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या कैपिटल आइटम को बैलेंस शीट में लिखाता है, ठीक है। अगर रेवेन्यू आइटम को बैलेंस शीट में या कैपिटल आइटम को प्रॉफिट लॉस में लिखाता है तो ये हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। जैसा बोला भी है कि व्हेन एनी एंट्री इज डन इन द बुक्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कॉल्ड एरर प्रिंसिपल। जो भी बोलता है कि कोई भी अगर कोई एंट्री किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹5,000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बोलता है कि फर्नीचर खरीदे हैं 5,000 रुपये में, इसको कहाँ लिखा गया, परचेज अकाउंट में। यहाँ देखा जाए तो फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, कैपिटल आइटम होता है, इसको बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था, जबकि वो कहाँ लिख दिया है, वो गुड्स में परचेज अकाउंट में लिख दिया है। परचेज मतलब होगा प्रॉफिट लॉस में लिखा गया। अगर परचेज प्रॉफिट लॉस में लिखा गया है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा, फाइनली उसके बाद नेट प्रॉफिट गलत आएगा, ठीक है नहीं, ये चीज़ होगा। और बैलेंस शीट में भी एसेट्स किस कम होगा। तो सही जो ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दोनों, जो पहला जो कि बैलेंस शीट सही और बैलेंस शीट में जो भी होगा वो सही और उचित से प्रस्तुत करता है कि नहीं, और दूसरा जो होता है प्रॉफिट लॉस जो निकाला गया लाभ हानि वो कहाँ तक सही है कि नहीं है, ठीक नहीं है, ये दोनों उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, ये करिए ये चीज़ को कहता हूँ। उसके बाद अगला जो होता है वो कंपनसेटिंग एरर होता है। कंपनसेटिंग एरर, तो कंपनसेटिंग एरर नाम से ही बोलता है क्षति पूरा कसूरियाँ। कभी कभी कुछ ऐसे गलतियाँ होती हैं जो आपस में मिल के एक दूसरे के गलत प्रभाव को समाप्त कर देती है, ठीक है, ये अपने एक दूसरे को गलत प्रभाव है। पहला में यानी पहला आइटम में कुछ कमी हो गई तो दूसरे आइटम में कुछ बड़ी वृद्धि हो जाती है, ये चीज़ को उसी का उल्टा हो गया, वाइस वर्सा हो गया। इसमें जैसे वेन बोलता है वेन वन एरर इज कंपनसेटेड बाय अनदर एरर सच एरर इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। बोलता है जब कोई अशुद्धि जो होता है कंपनसेट किया जाता है दूसरी अशुद्धि द्वारा, वैसे एरर को जो क्या कहलाता है कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। सच एरर में बी डिटेक्टेड बाय रूटीन चेकिंग। ऐसे एरर को जो बोलता है जो रूटीन चेकिंग होता है, जो टिक उपकरण लगाने का काम होता है, जो हम लोग जांचते हैं टिक करते हैं, उस समय उस दरम्यान में ही हम लोग मिलाकर जो बाउचर से मिलाकर जो टिक करते हैं उस दरम्यान में ही उसको पकड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,500। बोलता है कि यहाँ फर्नीचर खरीदे हैं 1,500 रुपये का और बुक्स फॉर ₹1,000 और बुक्स 1,000 रुपये करते हैं, बट ₹1,500 रिकॉर्डेड फॉर बुक्स एंड ₹1,000 फॉर फर्नीचर। यहाँ पर देखिए टोटल तो 2,500 का ही है और ये नीचे भी 2,500 का ही है, लेकिन क्या है वह टोटलिटी तो सेम है लेकिन गलत है, क्योंकि हम लोग जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो परसेंटेज उसके हिसाब से गलत हो जाएगा इस चीज़ को, इसलिए इसकी जांच आवश्यक होता है, सही लिखना जरूरी था। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, फर्नीचर 1,500 का था, बुक्स 1,000 का था, लेकिन गलती से क्या हो गया है, फर्नीचर 1,500 की जगह फर्नीचर में 1,000 लिखा गया है और बुक्स 1,000 की जगह यहाँ पर क्या हो गया है, वो बुक्स जो है वो कितना लिखा गया है, 1,500 रुपये लिखा गया है। यानी एक द्वारा जो कमी को दूसरे द्वारा उसको कंपनसेट कर दिया गया, इसलिए कंपनसेटिंग एरर होता है। तो ये तो हमारा 5 जो था वो क्या था, एरर का टाइप था, जो कि हम लोग जानना जरूरी होता है। जब तक हम लोग एरर के बारे में नहीं जानेंगे उसको हम लोग सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसा उसका नेचर होता है उसके अनुसार हम लोग इंटेंसिव चेकिंग कर जो गहन जांच कर जो भी होता है उसकी हम लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। अब ये फ्रॉड जो होता है वो थोड़ा सा जानबूझकर जो होता है, जो है उसका विलिंग मतलब होता है, जानबूझकर होता है ये चीज़ को।
तो यहाँ फ्रॉड का मतलब होता है, फ्रॉड मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एंट्री मेड इंटेंशनली टू डिसीव एनीबडी। बोलता है फ्रॉड का मतलब क्या हुआ, गलत प्रस्तुतिकरण या एंट्री जो होता है मेड इंटेंशनली, जानबूझकर, टू डिसीव समबडी, जो किसी को धोखा देने के इरादे से किया गया हो। ठीक नहीं, ये फ्रॉड कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोला जाए, फ्रॉड इज एन एरर। फ्रॉड वैसी अशुद्धियाँ हैं मेड विलफुली, जो कि जानबूझकर किया जाता है, और कीप नोइंग विथ ए व्यू टू चीट अदर्स, और ये जानते हुए कि है तब भी दूसरे को क्या होता है, धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। इट इज़ ए सीरियस मिस्टेक, ये एक बहुत ही सीरियस मतलब मिस्टेक, गलतियां हैं, डैट इज़ रिपोर्टेड, डैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड, जो कि पता लगाना इसका आवश्यक होता है, बाय द ऑडिटर्स फॉर करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स। बोलता है अकाउंट्स के सही करने के लिए इसकी पता लगाना बहुत आवश्यक होता है। एंड सजेस्टिंग पैनल एक्शन अगेंस्ट हिम, यदि बोलता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी मतलब जानबूझ कर करता है, फ्रॉड जो करता है वो, उसके विरुद्ध में वो सजेस्ट भी करता है कि दंडात्मक कार्रवाई के लिए जो भी व्यक्ति शामिल होता है। फ्रॉड में बी ऑफ सच टाइप, फ्रॉड जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, जो कैश का जो होता है गलत होता है, क्या होगा, गबन, रोकड़ का गबन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक नहीं है, तो सामान्यतः कैश के संबंध में ज़्यादातर फ्रॉड जो होता है वो कैश के रिगार्डिंग होता है। अतः जब भी अगर कैश को होता है, कैश को हम लोग विस्तृत जांच करना चाहिए, कैश बुक की विस्तृत जांच करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा सीरियस क्राइम माना गया है, जैसे कि आप कम रिकॉर्ड करके, पैसा को कम रिकॉर्ड करके, या अन्य जो भी तरीके हैं उसके द्वारा। दूसरा मतलब है आपको इम्बेजलमेंट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और इम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, यानी जो भी गुड्स है, आपका जो माल है उसका गबन करके, यानी आप खरीदते हैं जो बुक्स में जो खरीदे उसका कमेंट्री कर कर, या कम शो कर कर, या जो चोरी हुआ हमें उसको ख़राब सामान दिखाकर, वैसा बहुत सा चीज़ है, उसको हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग, ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है, तो इनकी जाँच भी जरूरी आती है। मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स में जो भी उसमें छेड़छाड़ कर छेड़छाड़, जैसे फिगर में होता है आपको छेड़छाड़ कर हो गया ये चीज़ को, तो इसको भी फ्रॉड की श्रेणी में ही रखा गया, क्योंकि अकाउंट्स में डेटा ही सही नहीं रहेगा तो उससे हम लोग सही से उसको मिलान नहीं कर पाएंगे, और ये जो होता है ये आपको फ्रॉड की श्रेणी में रखा था। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जो भी माली संस्था की संपत्ति है उसमें छेड़छाड़ कर उसमें गबन कर इसमें है, ये चीज़ को भी ये फिर फ्रॉड की श्रेणी में रखा गया। तो यानी फ्रॉड जो होता है वो जानबूझकर मतलब किया गया मिस्टेक होता है, जिससे दूसरे को या संस्थान को वो धोखा दे सके, और इसी को अब सवाल उठता है तो हम लोग उसमें ऑडिटिंग में पढ़े कि हम लोग डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में था, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो सिर्फ बोलता है कि एरर और फ्रॉड को सिर्फ पता लगाना ही नहीं उद्देश्य होता है, बल्कि उनका रोकना भी उसका उद्देश्य होता है, उसको रोकना भी, क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक अकाउंट जो कंप्लीट ये जो होता है और ऑथेंटिक नहीं माना गया जाएगा। ठीक है, ये तो उसमें बोला भी गया है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड में, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो बोलता है जो भी बोलता है कि जो एरर और जो फ्रॉड है, जो भी अशुद्धि है, कपट है, उसको रोक लगाने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, मैनेजमेंट का होता है। ऑडिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट एरर फ्रॉड, ऑडिट से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो रोक दे, जो भी एरर और फ्रॉड जो है उसको रोक दे, ये ठीक है। बट कंसीडरिंग टू फ्रेम ओपिनियन, लेकिन बोलता है चूँकि उसको ओपिनियन फ्रेम करना होता है ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से, जो कि अकाउंट्स कहाँ तक करेक्ट है, तो वही उसी बात को ध्यान में रखते हुए, बट कंसीडरिंग टू फ्रेम ओपिनियन ऑन करेक्टनेस, ट्रूथफुलनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ओवरऑल अकाउंट्स। बोलता है जो भी अकाउंट्स ओवरऑल है उसके बोलता है कि करेक्टनेस, सही, ट्रूथनेस, सत्यता, और उसका ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता के संबंध में उसको जो अपना राय व्यक्त करना होता है उसके संबंध में द ऑडिटर कैन गिव द मैनेजमेंट वैल्यूएबल एडवाइस। तो वो उसके संदर्भ में क्या होगा, ऑडिटर क्या होगा, मैनेजमेंट को वो महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, जो इंटरनल कंट्रोल आंतरिक कंट्रोल सिस्टम होता है, ये है उसको मजबूत बनाने के लिए, एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग सच एडवाइस, और इस जो एडवाइस जो सुझाव है उसको इम्प्लीमेंट करके मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड इन बेटर वे।
अब बोलता है मैनेजमेंट जो भी सुझाव देता है ऑडिटर जो अपने रिपोर्ट के माध्यम से मैनेजमेंट उसको लागू करके उसको सुझाव को मानकर वो एरर जो भी फ्रॉड और एरर जो है जो भी अशुद्धि और जो कपट है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से उसको रोक सकता है। इन दिस वे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑडिट प्रिवेंट्स एरर एंड फ्रॉड फॉर टू ए सर्टेन एक्सटेंट, यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि ऑडिट जो होता है वो जो भी अकाउंट्स में जो एरर और फ्रॉड है उसको काफ़ी हद तक वो रोक सकता है, रोकने में मदद कर सकता है। अब रही बात तीसरा जो होता है वो है ऑडिट का तो मेन ऑब्जेक्ट था, प्राइमरी ऑब्जेक्ट था, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट था। उसके अलावा भी तीसरा जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसका भी प्रभाव रहता है, क्योंकि जब ऑडिट जब होता है तो मोरल प्रेशर बनता है अदर पर्सन जो भी इसमें इन्वॉल्व होते था। इसमें अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है, अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट आर फर्स्ट टू गिव मोरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉई विथ ए व्यू टू इन्हांस देयर इफिशिएंसी। बोलता है कि जो भी इम्प्लॉई इसमें इंगेज्ड है उस पर एक बोलता है कि नैतिक प्रभाव डालता है विथ व्यू टू इन्हांस देयर इफिशिएंसी, वो अपना उसकी जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सकें। चूँकि ऑडिट जब होता है तो श्रमिक जो भी इम्प्लॉई होता है उसके मन में ये भय बना रहता है कि नहीं भाई हम वो भी गलती करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। वैसी स्थिति में वो अपने जितना भी उसमें स्किल्ड होता है, जितना भी उसमें जानकारी जितना भी होता है वो मेहनत होता है, जितना मेहनत और जितना वो स्किल्ड है उसके अनुसार वो काम करता है, इससे उसकी कार्यक्षमता जो है बढ़ जाती है। दूसरा, टू सेटिस्फाई द गवर्नमेंट ऑफिसर थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और बोलता है कि गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर है उसको संतुष्ट करना थ्रू प्रेजेंटिंग ऑडिटर रिपोर्ट्स। क्योंकि ऑडिट होने के बाद ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है, संस्थान के बारे में रिपोर्ट देता है। उस ऑडिटर रिपोर्ट के थ्रू में कोई भी व्यक्ति या सरकारी जो अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो जान सकता है कि उसका संस्थान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गलतियां हैं, कितना सही है, अकाउंट्स कहाँ तक करेक्ट है, ये ऑथेंटिक है, इसके बारे में चीज़ होता है। ठीक। तीसरा में टू फॉलो लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसमें ये भी होता है कि ऑडिट में दिख रहा है कि जितने भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो भी कंपनीज एक्ट है, अकाउंटिंग रूल्स है, या जितना भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसको कहाँ तक वो पालन किया गया है कि नहीं करना है, ये भी इस पर जांच रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑडिटिंग में जो मेन चीज़ तो जो था आपका डिफिनेशन था, और इसमें आता है आपका ऑब्जेक्ट के 3 भागों में बांटा गया। ठीक नहीं है, पहला होगा प्राइमरी ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और तीसरा हो गया अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।